हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। करंट अफेयर्स एक ऐसी दुखती रग है, स्पेशली नबार्ड एस्पिरेंट्स के लिए, जिससे रिगार्डिंग मुझे हर एक सेशन में क्वेरी पूछी जाती है। चाहे वो आस्क मी एनीथिंग सेशन हो, चाहे वो कैलेंडली कॉल का सेशन हो। ये एक कॉमन डाउट हर स्टूडेंट का रहता है कि करंट अफेयर्स कैसे करने हैं, किन सोर्सेज से करने हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए करने हैं। तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है इस प्रेपरेशन में। तो इन सारे डाउट्स को आंसर करने के लिए टुडे आई एम टेकिंग दिस सेशन विद गुरकीरत सर। ये हमारे एक्सपर्ट हैं, ये हमारे सुपर मेंटोर हैं विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स। तो आपके करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट्स आपको हैं कि नबार्ड में करंट अफेयर्स कैसे कवर करें कि करंट अफेयर्स हमारे सिलेक्शन में एक हर्डल ना बने, उन सारे क्वेश्चंस का डाउट, उन सारी क्वेरीज का डाउट आज मैं खुद गुरकीरत सर से पूछूंगी। एंड आई होप कि इस सेशन के बाद आपके मन में एक भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम गुरकीरत सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि करंट अफेयर्स की नबार्ड के एग्जाम में इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ मेरिट सेक्शन, आपका मेरिट सेक्शन में जीए है, ईएसआई है, एआरडी, 20 क्वेश्चंस ऑफ जीए, 40 ऑफ ईएसआई एंड 40 ऑफ एआरडी। जहाँ पे जीए ईएसआई सेक्शन, दो सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा ही प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऑलमोस्ट यू कैन से 65 to 70% पेपर जो अराउंड पेपर आ रहा है वो करंट अफेयर डोमिनेटिंग ही आ रहा है। हाँ, तो ये जो आपने बात बताई कि 60 to 75% पेपर जो है वो हमारा करंट अफेयर बेस्ड आ रहा है, लेकिन अगेन करंट अफेयर में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, या हमारे पेपर में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो अब हम कंपोनेंट वाइज डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए या किस तरह के करंट अफेयर्स हमें प्रिपेयर करने चाहिए उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को लेकर के। सबसे पहले बात आती है जीए की, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में किस तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है? हम देखिए, जनरल अवेयरनेस अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो जनरल अवेयरनेस में जैसे बेसिक चीज़ें आती हैं, अवार्ड्स, पर्सन्स इन न्यूज़, स्पोर्ट्स, जिनका कोई सिलेबस नहीं है सॉरी, ईएसआई एआरडी का सिलेबस है, जीए का कोई सिलेबस नहीं है। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अवार्ड्स हैं, पर्सन्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, डेजी न्यूज़ हैं। तो जो नॉर्मल बैंकिंग कंपोनेंट्स हम पढ़ते हैं ना, उसको जनरली हम बोल सकते हैं कि वो जीए कंपोनेंट्स हैं। बट यहाँ पर एक क्वेरी ये होती है कि जीए सबसे ज़्यादा मुश्किल कंपोनेंट होता है। इस बार जो 2024 का भी हमारा पेपर था, उसके अंदर जिस कंपोनेंट ने सबसे ज़्यादा बच्चों को रुलाया वो था जीए। जीए की वजह से बच्चों की सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं क्लियर हो पाई, बहुत से बच्चे सिर्फ जीए की वजह से फेज़ 1 में रह गए। तो ये कंपोनेंट इतना टफ क्यों है, या इस पर्टिकुलर ईयर में 2024 की अगर मैं बात करूँ तो इस साल ये इतना टफ क्यों हो गया था? देखिए, दो रीज़न है मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि जीए में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल ही जो कि सिलेबस से मैच नहीं करते, बट जीए अपने आप में एक सुपर सेट भी है। उसमें आपको स्कीम से क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, एक आधा क्वेश्चन आपको एआरडी का भी देखने को मिलेगा। इस साल का पेपर डिफिकल्ट इसलिए हो गया था क्योंकि नाबार्ड ने गुगली फेंकी इस पर सबके लिए, दैट इज़ फाइनेंस करंट अफेयर्स पूछे, और उनमें उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल अवेयरनेस की टेक्निकल टर्म्स पूछी, जो कि नाबार्ड स्टूडेंट्स के लिए दूर दूर तक वो उनको पता भी नहीं होता उस चीज़ के बारे में। तो इट्स अ कम्प्लीटली शॉकर। बट वो ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वो शॉक सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं था, वो हर उस स्टूडेंट के लिए था, चाहे उसने नाबार्ड की प्रिपरेशन इस साल की हो, चाहे वो वेटरन भी हो, तो उनके लिए वो शॉकर ही था। हाँ, इस तरह का शॉक अगर आपको अगले साल भी देखने को मिलता है तो आई कैन से येस, डेफिनेटली कट ऑफ कम होगा, और आपको जो बेसिक्स हैं आपको उनको स्ट्रॉन्ग करके जाना है, जो फाइनेंस की हाँ, बेसिक्स जो चीज़ अपने हाथ में है। अब ऐसे मैं बोलूँ कि आप इस बार फाइनेंस पढ़ लीजिए, पता चले अगली बार फाइनेंस से क्वेश्चन ही ना आए, वो कुछ और पूछ के बैठ जाए, तो हम हर चीज़ को कैटर नहीं ना कर पाएंगे। तो डिफिकल्ट है बट मैनेजेबल इसलिए था क्योंकि अगर आप अपने बेसिक्स पे खेलते तो आप कट ऑफ निकाल सकते और आप अच्छा स्कोर कर सकते। ठीक है सर, एक चीज़ मुझे जीए के रिगार्डिंग ये पूछनी थी कि अगर सोर्सेज की बात करी जाए कि जीए को अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर करना चाहता है तो उसके क्या सोर्सेज होंगे, या फिर जो अगर मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पर बैंकिंग एस्पिरेंट्स भी होते हैं, तो जो वो और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रेफ़र कर रहे हैं, क्या उन सोर्सेज से नबार्ड का जीए टैकल हो जाएगा? देखिए मैम, अगर मैं सिंपल जीए की बात करूँ तो देखिए, ऑब्वियसली बात है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन और नॉर्मल बैंकिंग एग्जामिनेशन। अब कुछ तो डिफरेंस है ही है ना। हाँ, अगर आप नॉर्मल बैंकिंग अवेयरनेस की पीडीएफ्स पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आपके काम नहीं आएंगी, वो काम आएंगी। जीए वाला सेक्शन हाँ, थोड़ा हद तक, काफ़ी हद तक मैं बोल सकता हूँ कि बेसिक कैटर हो जाएगा आपका बैंकिंग एग्जामिनेशन में, बट आपको ईएसआई का करंट अफेयर्स भी करना है ना, ईएसआई एआरडी। वहाँ पे बैंकिंग एग्जामिनेशन की मैगजीन्स काम जनरली नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ना होता है।
ठीक है, तो अभी जैसे आपने ईएसआई और एआरडी के बारे में बात करी, तो अब हम चलिए उन कंपोनेंट्स की तरफ चलते हैं। अगर मैं ईएसआई की बात करूँ, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़, तो यहाँ पर किस तरह का करंट अफेयर पूछा जाता है? देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ में आपको सबसे पहले समझना है कि आपका एक डिफाइंड सिलेबस है जो आपकी नोटिफिकेशन में नाबार्ड ने दिया है, ईएसआई में भी और एआरडी में भी। उन्हीं नोटिफिकेशंस के बेस पे हमने आपके करंट अफेयर्स को जनरल बेस में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक आता है आपकी स्कीम्स, दूसरा आती हैं आपकी रिपोर्ट्स, और इन दोनों के अलावा आते हैं तीसरी चीज़ें, दैट इज़ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर सिलेबस। अगर वो ईएसआई सिलेबस से रिलेट करते हैं, यानी कि हेल्थ की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की न्यूज़ है, तो वो आ जाता है ईएसआई करंट अफेयर्स का पार्ट। अगर वो एग्रीकल्चर की न्यूज़ है और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पे बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एआरडी करंट अफेयर्स। तो इस तरह से आपके करंट अफेयर्स बेसिक डिवाइड होते हैं इन टर्म्स ऑफ ईएसआई एंड एआरडी सेक्शन। चलिए, तो आपने बताया कि किस तरीके से वो डिवाइड होते हैं। अब मुझे आपसे एक चीज़ यहाँ पर पूछनी है कि इन करंट अफेयर्स का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होता है? चलिए, डिफ़िकल्टी लेवल पर हम बाद में जाएंगे। इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए यहाँ रोक देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक एक करके हम बात कर लेते हैं। जो पिलर्स आपने डिफ़ाइन करे कि स्कीम्स पर हमें प्रिपेयर करना होता है, रिपोर्ट्स पर हमें प्रिपेयर करना होता है, तो आप पहले ये बताइए कि जो स्कीम्स हैं वो हमें किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, कौन सी स्कीम्स प्रिपेयर करनी है, और किस तरीके से, कितने डेप्थ में हमें वो स्कीम्स प्रिपेयर करनी है? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। नाबार्ड एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी दुखती रखे स्कीम्स कैसे पढ़नी है। स्कीम्स में देखिए, आप ना 2 से 3 चीज़ें हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज पढ़ें, कुछ स्टूडेंट्स का ऑप्शन होता है कि स्कीम्स जो हैं हम मंथ वाइज पढ़ें, या कुछ बजट्स का डाउट होता है कि मतलब कौन सिलेक्टिव स्कीम्स ही पढ़ लें। देखिए, पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली स्कीम्स एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको मैं कहीं ना कहीं स्टैटिक कंपोनेंट बोलता हूँ, क्योंकि वो ज़्यादातर रेपिटेटिव ही होती हैं। तो जनरली हम बोलते हैं कि आपको स्कीम्स जो भी न्यूज़ में हैं, चाहे वो नई स्कीम्स हैं चाहे वो पुरानी स्कीम्स हैं, आपको वो पढ़नी चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा है कितनी डेप्थ में पढ़नी है। देखिए, स्कीम्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर तक लिमिटेड नहीं है, आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे गए हैं स्कीम्स के ऊपर एग्जामिनेशन में, नाबार्ड में। और स्कीम्स कहीं ना कहीं आप उसको एज अ फॉर्म ऑफ अपने इंटरव्यू में भी कोट कर सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरी स्कीम याद होनी चाहिए, बट आप कोट तो करोगे ना कि एमजी नरेगा स्कीम हमने लॉन्च की है, या हम लोग एनआरएलएम स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उन स्कीम्स को कोट कर सकते हो। तो इसीलिए इन स्कीम्स में आपकी अंडरस्टैंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज ये सबसे बड़ी गलती होती है मैम। आपने देखा होगा, हम बहुत बच्चों से यही बात करते हैं कि बच्चे ना स्कीम समझते नहीं है। उनका मतलब होता है स्कीम को रट्टा मार लो, क्रैम कर लो, 4 फैक्ट हैं उसको याद करेंगे। प्रॉब्लम का बात है जब एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा देता है, वो आपको एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग बिल्कुल बिखर जाते हैं। जैसे केस स्टडी पूछी उन्होंने नाबार्ड में इस बार, तो वो केस स्टडी क्या है, वो आपका अंडरस्टैंडिंग ही तो है ना। अगर आप केस स्टडी छोड़ दोगे, मतलब मैं आपको बोलूँ कि आपको स्कीम समझ ही नहीं आई क्या है, तो वो स्कीम्स आपके लिए मुश्किल हो जाती हैं। तो इसीलिए स्कीम एक ऐसा कंपोनेंट है। हाँ, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ, मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप इतनी ज़्यादा स्कीम्स पढ़ रहे हैं तो मुश्किल हो जाती है। स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगा भी, वो कि क्या होना चाहिए स्मार्ट वे। बट आई वुड से इन टर्म्स ऑफ स्कीम्स आपके 3 पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि आप सबसे पहले जो स्कीम्स लेटेस्ट न्यूज़ में हैं आप उनको सबसे प्रायोरिटी पे पढ़िए। आपके नाबार्ड के सिलेबस में कुछ स्कीम्स मेंशन्ड हैं, तो आपको उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। उनके बारे में जो भी न्यूज़ में आ रहा है आपको पता होना चाहिए। वो स्कीम्स कौन सी हैं? एमजी नरेगा स्कीम, एनआरएलएम स्कीम, उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया हुआ है रूरल हाउसिंग एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसका मतलब जो स्कीम्स कहीं ना कहीं रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड में हैं या फिर रूरल हाउसिंग की बात कर रहे हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। तो दैट शुड बी द टॉप प्रायोरिटी स्कीम्स। मिनिस्ट्री मैं नहीं बोलता कि मुझे होता है कि यार मैं आपको बोलूँ 3 मिनिस्ट्रीज़ हैं, कल को उसने किसी चौथी मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लेता, बोलोगे यार अब ये भी सारी पढ़नी है। मिनिस्ट्रीज आप सारी पढ़िए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि यार ये मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। अगर वो न्यूज़ में है, न्यूज़ में नहीं है तो वो कम इंपॉर्टेंट है मैम। यहाँ पर मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी है कि हमें कितनी पुरानी स्कीम्स पढ़नी होंगी, क्योंकि कई स्कीम्स बहुत पहले से जो बहुत पहले लॉन्च हुई हैं, 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, वो भी उनसे भी हमसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कितनी पुरानी हमें स्कीम्स जो है यहाँ पर रेफ़र करनी है? मैं उसका सोल्यूशन मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि अगर स्कीम न्यूज़ में है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग 3 सेशंस होती हैं, मॉनसून सेशन, बजट सेशन, विंटर सेशन। अगर आप इन 3 सेशंस में देखिए तो हर मिनिस्टर अपनी बताता है कि मैंने क्या क्या किया है। वो अपनी हर जो भी प्रोमिनेंट स्कीम जिस पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है उसके बारे में डिस्कस करके ही करेगा।
एमजी नरेगा स्कीम, मैं आपको बोलूँ कि वो स्कीम 2005 के आसपास रिलीज हुई है। आप कोई भी सेशन खोल लीजिए, हर बार एमजी नरेगा स्कीम न्यूज़ में होती है, एनआरएलएम स्कीम न्यूज़ में होती है, स्वानिधि स्कीम, आवास योजना अर्बन, जिसपे हम जनरली कहते हैं कि सर ये मिनिस्ट्रीज पढ़नी है, वो सभी न्यूज़ में होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर उसकी स्कीम पढ़ूं या ना पढ़ूं, बहुत लेस रेलिवेंट मिनिस्ट्री है। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की स्कीम से कितनी न्यूज़ में आती हैं, पूरे साल में हार्डली 4 या 5 न्यूज़ होंगी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की होंगी, मतलब स्कीम्स होंगी। तो और हमारा आंसर वही से क्लियर हो जाता है कि जो स्कीम बार बार न्यूज़ में है, जिसपे गवर्नमेंट फोकस करे, हाँ ये हो सकता है कि वो स्कीम 4 साल पहले रिलीज हुई है या 2 साल पहले रिलीज हुई है, बट अगर वो न्यूज़ में है तो हमें पढ़नी है। ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ये पूछनी थी कि स्कीम्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है, कि क्या केवल स्कीम किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी, किस ईयर में ये लॉन्च हुई है, ऐसे बेसिक नॉलेज से काम चल जाएगा या हमें थोड़ा इन डेप्थ में जाके स्कीम्स को पढ़ना पड़ेगा? मैम देखिए, मैं ना हमेशा बोलता हूँ स्कीम्स का पढ़ने का तरीका ना, जैसे जो हमने भी स्टार्ट किया कहीं ना कहीं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में भी, हमने बोला कि स्कीम को एक प्रैक्टिकल वे में समझिए कि अगर कोई स्कीम लॉन्च हुई तो उसका कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव बनाया हो ना कि गवर्नमेंट करना क्या चाहती है उस स्कीम के थ्रू। अगर कुछ करना चाहती है तो वो किसी सेट ऑफ ऑडियंस के लिए करना चाहती होगी, तो आपकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब उस ऑडियंस में कोई एज ग्रुप होगा जिसको गवर्नमेंट सबसे पहले टारगेट करेगी, तो एक एज ग्रुप आपका हो गया। फिर उसको कुछ टारगेट लेके, क्योंकि अगर हम कोई भी, अगर मुझे नाबार्ड ऑफिसर भी बनना है तो मैं कोई टारगेट लेके चलूंगा ना कि इस साल तक बनना है, ये तो नहीं है कि बस बनना है तो बनना है। तो वो गवर्नमेंट टारगेट सेट करेगा, उसके लिए पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट आपको फंडिंग एलोकेशन देगा। अब उसमें गवर्नमेंट फर्दर क्या करेगा, जैसे एग्जांपल है कि अगर मैं बोलूं कि जी हम लोगों ने एक स्कीम बनाई है नरेगा स्कीम। नरेगा स्कीम में भाई अगर आप बोलते हो कि अनस्किल्ड वर्कर को काम करवाना है, तो अनस्किल्ड वर्कर को कौन सा काम करवाओगे, कितने दिन के लिए करवाओगे, कितने पैसे दोगे? अगर वो पैसा नहीं मिला उस डिजाइन टाइम में तो क्या कोई प्रोविजन गवर्नमेंट दे रही है? तो अगर मैं इसको एक स्टोरी लाइन फॉर्मेशन में, एक वाई क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ूंगा ना, तो मुझे याद होगा और मुझे वो स्कीम आसान लगने लग जाएगी। गलती क्या होती है, हम देखते हैं टेन्योर पे क्वेश्चन आया है तो टेन्योर याद करने लग जाओ, बजट एलोकेशन याद करने लग जाओ। बजट एलोकेशन अगर कोई स्कीम रिसेंट लॉन्च है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्कीम 2015 में लॉन्च हुई और उसको लेट से 60,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए, तो 2024 में वो क्यों पूछेगा कि 15 में कितना एलोकेट हुआ था? वो ये पूछेगा ना कि 24 में अपडेट हुआ है, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया गया है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी वे में अगर आप समझोगे तो इजी हो जाएगी मैम। तो बेसिकली हम इस आंसर के क्रक्स ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पर स्कीम्स आपको केवल ऊपर ऊपर से नहीं पढ़नी है, आपको काफ़ी इन डेप्थ में जाके स्कीम के क्या प्रोविजंस हैं, क्या टारगेटेड बेनिफिशियरीज हैं, कब तक के लिए है, क्या फंडिंग्स हैं, आपको मतलब स्कीम को पूरा अच्छे से छान के पढ़ना है। ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल मैम, वो देखिए क्योंकि अगर आप खुद भी, आपको पता है, आप भी एस्पिरेंट हैं, तो आपको पता है कि जितना आप इन्वॉल्व हो जाओगे ना किसी करंट अफेयर्स में, और स्कीम ही एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें आप बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाओगे। होते नहीं हैं हम लोग, बट होना बहुत आसान है। करेक्ट। चलिए हमने स्कीम्स के बारे में बात करी, अब हम हमारे दूसरे पिलर पे चलते हैं जो कि था रिपोर्ट्स। अगेन रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स करनी है। सबसे पहली क्वेरी तो यही होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी मेरा आपसे यही है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो हमें कवर अप करनी है? मैम जो भी रिपोर्ट्स आपकी सिलेबस से रिलेटेड है, इसको आप थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए कि क्या मतलब है इस बात से। सिलेबस रिलेटेड का मतलब है हेल्थ की रिपोर्ट्स हो गई, और जो इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है। नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट रिलीज़ की है हेल्थ के ऊपर, या फिर वर्ल्ड बैंक कोई रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है हेल्थ के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर, वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में जो एग्रीकल्चर रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं उनकी एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज होती हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पिछले 2-3 साल से नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट से हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस साल फेज़ 1 में भी आया और फेज़ 2 में भी आया। तो नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट, नाबार्ड अगर कोई रिपोर्ट रिलीज करता है, जैसे आप देखोगे नाबार्ड आरआरबी को मैनेज करता है, तो नाबार्ड ने आई थिंक 2 साल पहले एक रिपोर्ट निकाली थी कि आरआरबीज के ऊपर। तो अगर नाबार्ड जिसको कैटर कर रहा है उसके ऊपर नाबार्ड कोई रिपोर्ट रिलीज कर रहा है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बट इसमें एक ही चीज़ है, आपको पढ़ना है लेटेस्ट एडिशन। ओके, हर रिपोर्ट का लेटेस्ट एडिशन हमें पढ़ना है। और यहाँ पे एआरडी की रिपोर्ट्स अगेन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट एआरडी के अंदर बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं। तो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमें पढ़नी है? एक तो आपने बताया कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट हमें पढ़नी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनकी जो एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं ये पढ़नी। इसके अलावा आप कुछ रिपोर्ट्स बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो बच्चों को बिल्कुल नहीं मिस करनी एज फार एज द एआरडी रिपोर्ट्स आर कंसर्न? देखिए मैम, जैसे रिपोर्ट्स लाइक
लाइफ स्टॉक सेंसस, एग्री सेंसस है आपका, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट आती है, हैंडलूम सेंसस हैं। अब ये क्योंकि आपके सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। अगर आप मुझसे बोलो कि 100% इन रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं आपको ये नहीं कमिट कर सकता कि हर रिपोर्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, बट हाँ, क्योंकि ये हमारे सिलेबस से डायरेक्टली रिलेट करती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो अभी रिलीज हुई है रिसेंटली। तो आपको हमेशा ये देखिए, मैं तभी बोल रहा हूँ सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और आपको पता है कि यार ये सिलेबस का कोर टॉपिक से आ रहा है, तो वो रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट बन जाती हैं मैम। करेक्ट। चलिए, अब हमने रिपोर्ट्स के बारे में बात कर ली और स्कीम्स के बारे में बात कर ली। अब जो हमारा अगला पिलर है कि ईएसआई के करंट अफेयर्स, जो आपने कहा था कि इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज़ के जो सिलेबस से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं, ये कौन से करंट अफेयर्स होते हैं और इन्हें हम कैसे कवर कर सकते हैं? देखिए, करंट अफेयर्स जैसे मैंने आपको बोला, अगर आपके सिलेबस से रिलेट कर रहे हैं और स्कीम्स और रिपोर्ट्स के अलावा हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने देखा कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, आपका टॉपिक है सोशल जस्टिस, तो वो डायरेक्टली आपके सोशल जस्टिस टॉपिक से रिलेट करता है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर कोई न्यूज़ आई है, तो वो भी हमारा सोशल जस्टिस टॉपिक से रिलेट करता है। कोई ट्राइबल अफेयर्स का इनिशिएटिव है या गवर्नमेंट ने कोई हेल्थ के ऊपर इनिशिएटिव लॉन्च किया, सिलेबस का टॉपिक है, तो वो हमें रिलेट करना है। इसी तरह से रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन एक हमारा टॉपिक गिवन है, जहाँ पे बिम्स्टेक है, ब्रिक्स है, इन तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, तो इस तरह की जो न्यूज़ हैं वो आपको कैटर करनी है विद रिगार्ड, क्योंकि वो आपकी फेज़ 1 में भी काम आती हैं और फेज़ 2 में भी काम आती हैं। तो इसीलिए आप इस तरह से न्यूज़ पिक कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू ईएसआई एंड एआरडी करंट। ठीक है। और सेम जो ईएसआई में है, यही पिलर हमारा एआरडी में भी आ जाता है कि जो भी टॉपिक आपका एग्रीकल्चर से डायरेक्टली रिलेट हो रहा है, फॉरेस्ट्री है, अगर फॉरेस्ट्री को लेकर के कोई नया इनिशिएटिव है, कोई नया पॉइंट न्यूज़ में आया है, तो इट विल बिकम इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल मैम। करेक्ट। तो ये तो हमने अपने सारे कॉम्पोनेंट्स जो थे उनको कवर अप कर लिया। अब मैं वापस चलती हूँ अपने एक क्वेश्चन पे जो उस टाइम रह गया था कि डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, कितना ज़्यादा हमें इस पर मेहनत करने की ज़रूरत है करंट अफेयर्स के ऊपर, क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है एग्जाम में? करंट अफेयर्स में ना सबसे बड़ा डिफिकल्टी लेवल है फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्योंकि इतना ज़्यादा वास्ट करंट अफेयर्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा कि बहुत टाइम पे आप फेड अप हो जाते हो। बट इसका स्मार्ट वे ऑफ अप्रोच क्या है? अगर आप चीज़ को बार बार पढ़ोगे तो वो डिफ़िकल्टी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अगर आप एक ही बार पढ़ के जाओगे तो वो लेवल डिफ़िकल्ट रहेगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि नाबार्ड स्लोली अपना लेवल राइज कर रहा है। तो आप ये नहीं है कि आप ऊपर से पढ़ के जाओगे और आप बोलो कि हाँ भाई ये तो एग्ज़ाम हो गया। नहीं, आपको थोड़ा सा तो अच्छी तरह समझ के, अच्छी तरह डेप्थ अंडरस्टैंडिंग करके आपको पेपर में जाना पड़ेगा। करेक्ट। चलिए, ये बात हो गई हमारी डिफ़िकल्टी लेवल की। अब मैं एक और कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का होता है कि कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितने टाइम का करंट अफेयर्स पढ़ना है, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड जिसका करंट अफेयर्स स्टूडेंट्स को कवर अप करना है विद रिस्पेक्ट टू फेज़ 1 एंड ऑल्सो विद रिस्पेक्ट टू फेज़ 2? हम देखिए, हम लोगों ने पिछले 5 साल का पेपर अगर मैं बोलूँ तो हम लोग उस एनालिसिस के बेस पे बोलते हैं कि आप ना 9 मंथ का प्लान बना के चलो, कभी 5-6, मतलब आप 9 मंथ का प्लान बना के चलो, जिसमें हम बोलते हैं कि फेज़ 2 के लिए डिज़ायरेबली हम बोलते हैं 9 मंथ्स पढ़े, जिनमें से आखिरी 6 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और फेज़ 1 के लिए हम बोलते हैं कि आखिरी 5 महीने आपका डिज़ायरेबल कवरेज होना चाहिए, जिसमें से आखिरी 3 महीने बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बेस्ट है कि आप 9 मंथ्स टारगेट करके चलिए, 9 मंथ्स या 8 मंथ्स टारगेट करके चलिए। तो जैसे अगर अभी आपसे कोई मुझसे पूछेगा कि कैसे सर मैं जनवरी से पढ़ूँ, बिल्कुल पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ना। अगर आपका ईआरडी स्टैटिक हो चुका है, आपका ईएसए स्टैटिक पे आपकी कमांड है, तो आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़िए, आप वेट क्यों कर रहे हो? और आप अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप थोड़ा थोड़ा तो पढ़ना स्टार्ट करो, ताकि आप इन सिंक में तो आओ। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम आते हैं एग्जाम से 15 दिन पहले, एग्जाम से 1 महीना पहले, कि सर क्या करें। तब इतना ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स इकट्ठा हो जाता है कि वो चीज़ समझ ही नहीं आती, और वो ना समझ आने के चक्कर में बहुत बड़ी गलतियाँ होती हैं। करेक्ट। तो चलिए, टाइम भी अब हमारा क्लैरिफाई हो चुका है कि कितना टाइम के लिए पढ़ना है। अब हमारे सोर्सेज क्या होने चाहिए? जो बच्चे सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए सोर्सेज क्या होने चाहिए कि वो कैसे इस इतने वास्ट अमाउंट ऑफ करंट अफेयर्स को कवर कर पाएँ? देखिए, इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज हमारे पास हैं, बट मैं ये नहीं बोलता कि एक सिंगल सोर्स आपका सारा पेपर सॉल्व कर देगा, बिकॉज बहुत डिफरेंट सोर्सेज हैं। बट हाँ, अगर मैं आपको बोलूँ प्रोमिनेंट सोर्सेज, तो गवर्नमेंट स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, या फिर प्रोमिनेंटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड जो भी न्यूज़ आती हैं, जीए में भी आए या एग्रीकल्चर में भी आए, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स एक ही है, दैट इज़ PIB,
प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इन टर्म्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आई विल से द हिंदू आप पढ़ सकते हैं, उसके अलावा आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ, क्योंकि अब आपके पास फाइनेंशियल न्यूज़ भी आ रही हैं यार, तो अगर पढ़ना चाहते हो तो लाइव मिनट ऐड कर लो उसके साथ, हिंदू और लाइव मिनट कर लीजिए, या हिंदू और बिजनेस स्टैंडर्ड ऐड कर लीजिए, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। एग्रीकल्चर के लिए मैं बात करूं तो कृषि जागरण एक प्रोमिनेंट सोर्स है जहां से काफ़ी न्यूज़ आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। और उसके अलावा कंपाइलेशन, तो आपका सॉल्यूशन आपको मेरे आंसर में पता चल रहा है कि मैंने आपको एक एक सोर्स बताते बताते भी कितने सोर्स बता दिए। हाँ. तो क्योंकि डेफिनेशन नहीं है मैम, मैं आपको ये नहीं बोल सकता किसी स्टूडेंट को, एंड आई शुड बी ट्रू टू द स्टूडेंट्स, कि कोई यार एक सोर्स नहीं है। आपको अल्टीमेटली, चाहे आप खुद तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी कोर्सेज के थ्रू तैयारी कर रहे हो, आपको एक कंपाइलेशन चाहिए होती है कि आपने एक सोर्स आप पकड़ो अपना, उसको आप प्रिपेयर करो। जो आपको फियर होता है कि कुछ छूट ना जाए तो आप कंपाइलेशन ले लीजिए, उसको आप कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए। करेक्ट। चलिए, बट सर एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का रहता है, जो सबसे बड़ी दुखती रग है ना उनकी, वो ये है कि इतना सारा डेटा है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, इतना भर भर के डेटा है, याद कैसे रखें, कैसे याद रहेगा वो डेटा? उसमें मैम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ना ये है कि जब आप डाटा की बात करते हैं ना, आपको डाटा को स्ट्रीमलाइन करना है, कौन सा डाटा किस टाइम पे पढ़ना है। एग्जाम्पल लेते हैं इस चीज़ की कि हमारे पास दो तरह के डाटा आते हैं। एक आता है डाटा जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ स्टैटिक डाटा या फिर कोर डाटा ऑफ दैट टॉपिक, और दूसरा आता है डायनामिक डाटा, सब्जेक्टिव टू चेंज वाला है। जैसे एग्जांपल कि हमने स्कीम्स की बात की थी, तो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपने न्यूज़ पढ़ी जनवरी में कि 13.5 करोड़ पीपल हैव बीन एनरोल्ड अंडर दी एमजी नरेगा स्कीम एज ऑफ 31 जनवरी। आपको पता है आपका एग्जाम जनवरी में तो नहीं हो रहा, अभी तो पुराना साइकिल चल रहा है, आपका इस साइकिल रिजल्ट आएगा और आपका पेपर अराउंड एंड अराउंड जो भी सितंबर के आसपास होगा। तो आपको 31 जन का डाटा तो नहीं याद करना होगा, अनलेस एंड अनटिल वो माइलस्टोन है। वो डाटा सब्जेक्टिव टू चेंज है, हमें उस डाटा पे टाइम ही डिवोट नहीं करना। मुझे पता है डाटा बदलेगा, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, पर मैं एमजी नरेगा स्कीम को अच्छी तरह पढ़ूंगा क्योंकि वो कोर है। सेम यही चीज आपके ईएसआई करंट अफेयर्स में भी होगी। आपने देखा ब्रिक्स की मीटिंग यहाँ पे हुई, ब्रिक्स की मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, ब्रिक्स की मीटिंग में वो डिस्कस हुआ, वो होता रहता है। अल्टीमेटली जो फाइनली डिक्लेरेशन में क्या हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बट आपको ये तो पता नहीं चलेगा ब्रिक्स क्या है। हम गलतियाँ करते हैं, हम ना डायनामिक डाटा को पकड़ लेते हैं पहले कि ये तो बदल जाएगा, इसको पकड़ो और इसको पढ़ना शुरू कर दो बार बार, और गलती यहीं पे होती है क्योंकि जब मैं अपने कोर डाटा पे फोकस ही नहीं कर रहा, उसको रिवाइज ही नहीं कर रहा, और यही चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती हैं मैम। अगर आपको एक बार पता चल गया कि ब्रिक्स में कितने मेंबर कंट्रीज हैं, तब देखिए जितनी बार आप ब्रिक्स की न्यूज़ पढ़ोगे आपको सारे मेंबर कंट्रीज रिवाइव होंगे। और अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सा ब्रिक्स का मेंबर नहीं है, आपने इतने लगातार कंसिस्टेंटली उसको पढ़ा है, आपसे वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हाँ, जो डायनामिक डाटा वाला पार्ट है उसके लिए मैं ये बोलता हूँ कि यार बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस्ड आउट मत हो, लास्ट 3 to 4 मंथ्स का डाटा, लास्ट 3 मंथ्स का डाटा जनरली पढ़ो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई माइलस्टोन अचीव होगा कि भाई ये तो जी नरेगा स्कीम में जब से स्कीम लॉन्च हुई है पहली बार है कि 50 करोड़ लोग एनरोल हुए हैं, तो वो एक डाटा याद कर लो। तो इस तरह से स्मार्टनेस अप्रोच से आपको डाटा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डाटा को समझ के पढ़ रहे हो तो वो डाटा आपके लिए, आपको लगेगा डाटा नहीं है यार, ये तो इस टॉपिक का पार्ट है तो मुझे पढ़ना है, याद होगा। अगर आप उसको डाटा लेके पढ़ोगे तो फिर तो हर डाटा ही डाटा है मैम, फिर तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स के कितने रिविजन्स हमें बेसिकली करने होते हैं और किस तरीके से हम चीज़ों को रिवाइज़ कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें या किस तरीके से हम रिवाइज़ करें, क्योंकि बिना रिवाइज़ करें तो करंट अफेयर्स बिल्कुल याद नहीं होगा। चाहे आप जैसे मर्जी कर लो, कोई मतलब इसका तुक ही नहीं है, आपको उसके रिविजन्स करने ही करने पड़ेंगे। तो कितने रिविजन्स की हमें एटलीस्ट ज़रूरत होती है? देखिए मैम, रिविजन डिपेंड करता है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स की खुद की कैपेबिलिटी के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 2-3 रिविजन्स एम्पल होती हैं, उनको उससे ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड होता। कुछ स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ रिविजन्स लेनी होती है। अगर आप बिल्कुल ही नए एस्पिरेंट हैं, ऑब्वियसली यार आपको रिविजन्स काफ़ी करनी पड़ेंगे। आई वुड से कम 4 से 5 रिविजन्स करनी पड़ेंगी, बट उसका एक वे रखो। आप जब भी कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो, डू नॉट मेक एनी नोट, डू नॉट मेक एनी हाईलाइटिंग, कुछ मत करो। सेकेंड टाइम पे आप क्या कीजिए, आप उसको पहली बात आप रीड करो कि कौन सा डाटा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना। दूसरे टाइम पे आप हाईलाइट करना स्टार्ट कीजिए, और तीसरे पॉइंट पे आके आप अपने आप को जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप अपने नोट्स बनाए। अब नोट्स में मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। नोट्स में आपको बड़े बड़े नोट्स नहीं बनाने। बहुत प्रॉब्लम पता क्या होता है, हम एक मैगजीन करते हैं, उठाते हैं,
उससे पढ़ा, उसको पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, ये मेरा नोट्स बन गए। अब वो क्या हुआ कि जो चीज़ मैंने कॉपी पेस्टिंग ही की तो अल्टीमेटली फायदा थोड़ा ना हुआ मैम, वो तो नुकसान हो गया उल्टा। एक और जो एक मैगजीन छाप दी मैंने। अब आपको करना क्या, आपने को पढ़ा, आपको यार पहले ऐसा कभी नहीं होता कि आपको कुछ भी याद नहीं होगा, कुछ तो हो जाता है 3-4 बार पढ़ोगे। जहाँ पे आप भूल रहे हो आप उस पॉइंट को नोट कर लो बस, कि ये पॉइंट नोट करना उसको। हाँ, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो संडेज को रिवाइज कर लो, नहीं तो जनरली मैं फॉर्मूला देता हूँ तो 1, 3, 5, 7 and 15 पहली बार पढ़ो, 3rd डे रिवाइज करो, 7th डे रिवाइज करो, 15th डे रिवाइज करो, और फिर उसके बाद हर मंथ पे रिवीजन करो। तो दैट इज आवर रिवीजन कैन बी डन मैम। और यहाँ पर एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगी कि कभी भी जो नोट मेकिंग है वो पहली ही स्टडी के बाद में, या जब आपने पहली बार किसी चीज़ को पढ़ा है उसके तुरंत बाद कभी नोट्स मत बनाओ। पहली बार पढ़ते ही तो आप पूरी की पूरी बुक ही छाप दोगे, पूरी की पूरी मैगजीन दोबारा छाप दोगे। तो अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कीजिए कि आप उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ चुके हो, आपने उसको एटलीस्ट 2-3 बार लर्न करने की कोशिश करिए, सो दैट यू नो कि व्हाट आर द थिंग्स जो मुझे हमेशा याद रहती हैं और व्हाट आर द थिंग्स जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। फिर आप सिर्फ उन चीज़ों के नोट्स बनाइए, उन चीज़ों को लिखिए, तो उससे आपके नोट्स थोड़े कम बल्कि बनेंगे, नोट्स ही बनेंगे फिर। ठीक है मैम, उसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, आपके जब भी रिवीजन नोट्स हो ना, अगर आपके रिवीजन नोट्स 5 या 10 पेज से ज़्यादा बन गए ना, तो वो कभी नहीं पढ़ पाओगे, कभी नहीं पढ़ पाओगे। मैंने इतने स्टूडेंट्स से को मेंटर किया है, इतने स्टूडेंट से बात की है, मैंने जिन बच्चों को भी रिवीजन नोट्स बनाते हुए देखा है ना, उनका एक ही चीज़ होता था कि सर हमारा ना 5 पेज के नोट्स थे एंड में, हम उसको पढ़ते थे, बाकी चीज़ें हमें याद थी, हमने उसको रिवाइज किया है। क्योंकि ये भी देखिए आर्ट है, हाँ। आपको सीखनी पड़ेगी, मैं नहीं कहता कि पहली बार में आ जाएगी। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, छोटा सा पॉइंट, कि हर बच्चे को ना अपना स्ट्रेंथ एनालिसिस बनाना चाहिए। आप इतना एम्पल अमाउंट ऑफ करंट अफेयर पढ़ोगे, हर एक चीज़ आपके बस की नहीं होगी। आपका टारगेट्स को डिफाइंड होना चाहिए, पहला पॉइंट, कि आप कितना टारगेट लेके चल रहे हो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, कि यार इतना मैं कर सकता हूँ। कोई प्रैक्टिकल बनाना, कोई ऐसा मत बनाना कि बहुत ही ऐसा एम हाई कर ले और उस प्रेशर में पढ़ नहीं पा रहे तो वो मत करना। दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो अपना स्ट्रेंथ बनाओ, कि अगर मैंने ये 4 स्कीम्स पढ़ी हैं, ये 4 ESI की न्यूज़ पढ़ी है, यार ये वाली तरह की न्यूज़ है जो मुझे जल्दी समझ आ जाती है, ये मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट है, कि अगर इस पे कोई क्वेश्चन आया तो मेरा गलत नहीं होगा। ये कुछ तरह की न्यूज़ होंगे जो मेरा वीक पॉइंट है, कि अगर इस पे क्वेश्चन आया तो यार डामाडोल काम है, मैं छेड़ूंगा ही नहीं। वो होना बहुत क्लैरिटी। तो जितनी क्लैरिटी आप ले पाओगे, जितना जल्दी पढ़ोगे, इसीलिए मतलब होता है जल्दी पढ़ने का, जितना जल्दी पढ़ोगे उतना बेटर आपको क्लैरिटी मिल जाएगा और उतना ही बेटर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। करेक्ट। सो आई थिंक जितने भी मेजर डाउट्स मुझसे पूछे जाते हैं विद रिगार्ड्स टू करंट अफेयर्स, वो सारे डाउट्स आज हमने इस सेशन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश करी। आई होप दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। और अगर अभी भी कोई क्वेरी या कोई ऐसा डाउट है जो अनरिजॉल्व रह जाता है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये आंसर नहीं हो पाया, आई वॉन्ट अ बेटर क्लैरिफिकेशन ऑन दिस, सो प्लीज़ टेल अस इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। वील बी मोर देन हैप्पी टू आंसर दोज डाउट्स। एंड ऑन दिस नोट आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू, आई एम एंडिंग दिस सेशन। Thank you so much Gurkirat sir for your insights. They were really helpful. So thank you everyone.